कक्षा 12वीं के 7वें अध्याय एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। इस चर्चा पर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपके साथ एक रोचक तथ्य शेयर करना चाहूंगी। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं एक जंजीर। जंजीर देखते ही दिमाग में ध्यान आता है ना, लोहे की होगी। लेकिन कमाल देखिए, दक्षिण भारत के मंदिर में स्थापत्य का एक नमूना है पत्थर की बनी हुई ये जंजीर। और इस विजयनगर साम्राज्य के दौरान स्थापत्य कला बहुत उच्च कोटि की रही थी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी आज की यात्रा पर। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर की चर्चा हम कुछ भागों में करेंगे, जिसमें पहले भाग में हम बात करेंगे विजयनगर राज्य की भौगोलिक स्थिति की, उसके साथ ही साथ हम्पी की खोज और कॉलिन मैकेंजी का इसमें योगदान। फिर हम चर्चा करेंगे विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर। उसके बाद हम बात करेंगे विजयनगर राजधानी और उसका परिप्रदेश और इस साम्राज्य से जुड़े कुछ प्रश्न जिनके उत्तरों की खोज आज भी जारी है। और अंत में हम बात करेंगे इस साम्राज्य के शहरी केंद्र, राजकीय केंद्र और धार्मिक केंद्र, जिससे हमें पता चलेगा कि इनका स्थापत्य कितना उच्च कोटि का रहा है। तो चलिए, आज की हमारी चर्चा का विषय है विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति, हम्पी की खोज और कॉलिन मैकेंजी का योगदान, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज इस साम्राज्य के नामकरण की, इसकी भौगोलिक स्थिति की, हम्पी की खोज और कॉलिन मैकेंजी का इसमें योगदान, साथ ही साथ इसके ऐतिहासिक स्रोत और महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन किस प्रकार किया गया। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य का नाम विजयनगर क्यों पड़ा। जैसा कि आप यहां मानचित्र में इस साम्राज्य की लोकेशन यानी अवस्थिति को देख सकते हैं। विजयनगर, जो कि आज के कर्नाटक क्षेत्र में पड़ने वाला एक साम्राज्य रहा है और विजयनगर नाम का एक शहर भी है। विजयनगर, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, विजय का शहर यानी जीत का शहर, जहां एक तरफ इतिहासकार इसे विजयनगर साम्राज्य कहते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने इसे कर्नाटक साम्राज्यमु कहा है और ये पड़ता भी आज के यानी वर्तमान के कर्नाटक प्रदेश में है। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी और अपने चरम उत्कर्ष पर यह साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था, जैसा कि आप यहां मानचित्र में भी देख सकते हैं। हालांकि 1565 में यह साम्राज्य उजड़ गया था, फिर भी पूरी तरह से नष्ट होने से पहले 18वीं शताब्दी तक यह साम्राज्य चलता रहा। लेकिन कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों यानी वहां रहने वाले लोगों की यादों में यह साम्राज्य आज भी जिंदा है और उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा है। इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो कि आज एक वैश्विक धरोहर है, इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी का नाम विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय देवी, मातृदेवी पंपा देवी के नाम पर पड़ा था। इसकी भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ तुंगभद्रा नदी के द्वारा एक प्राकृतिक कुंड निर्मित हुआ। ये नदी, जैसा कि आप मानचित्र में भी देख सकते हैं, उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और आसपास ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं, जो शहर के चारों ओर एक करधनी का मतलब होता है कमरबंद, जैसा कि महिलाएं कमर पर पहनती हैं। तो ये कमरबंद, जो आप चित्र में भी देख सकते हैं, उस कमरबंद का सा ये निर्माण करती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर इस नदी में मिलती हैं। अब जरा हम थोड़ा गहराई से विजयनगर के इस नक्शे को देखें
तो ज्यादातर राजधानियों की तरह इसकी भी अपनी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा और स्थापत्य शैली थी। जैसा कि मानचित्र में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ तुंगभद्रा नदी बह रही है जो कि उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। इस मानचित्र में हमें दिखाई भी दे रहा है कि कहां पर राजकीय केंद्र था, कहां पर धार्मिक केंद्र था और शहरी केंद्र कहां पर था। साथ ही साथ हम हम्पी की स्थिति भी देख सकते हैं। हम विजयनगर साम्राज्य का गहराई से अध्ययन करें उससे पहले जरा हम थोड़ी सी नजर इसके ऐतिहासिक स्रोतों पर डाल लें, जिनकी मदद से इस साम्राज्य के इतिहास का निर्माण संभव हो पाया है। इस साम्राज्य के निर्माण में जो ऐतिहासिक स्रोत सहयोगी हुए हैं, उनमें मौखिक परंपराओं के साथ साथ कुछ पुरातात्विक खोजें, स्थापत्य के नमूनों के साथ साथ अभिलेखों यानी जो राजाओं द्वारा लिखवाए गए अभिलेख थे, वह भी हमारे लिए एक ऐतिहासिक स्रोत है। इसके साथ ही साथ मंदिरों में दिए जाने वाले दान का उल्लेख या महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट घटनाओं के विवरण, क्योंकि विजयनगर के राजाओं और उनके नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख और महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में लिखे साहित्य और विदेश से आए यात्रियों के विवरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं जो इस साम्राज्य के इतिहास निर्माण में मदद करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कई यात्रियों ने की और इस शहर के बारे में लिखा है, जिनमें इतालवी यानी इटली से आया व्यापारी निकोलो दे कोंती, फारस के राजा का दूत अब्दुल रज्जाक, अफनासी निकितिन नाम का रूसी व्यापारी, इन सभी ने 15वीं शताब्दी में इस शहर की यात्रा की और दुआर्दे बारबोसा, डोमिंगो पेज, फर्नाओ न्यूनेज ये सभी 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से आए और शहर की यात्रा की। इन सभी के चित्र आप यहां पर देख सकते हैं। डोमिंगो पेज ने विजयनगर शहर का वर्णन करते हुए लिखा है कि इतना बड़ा शहर था कि मैं इसका परिमाप यानी मेजरमेंट यहां पर नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि एक जगह से पूरी तरह देखा ही नहीं जा सकता। इसको देखने के लिए मैं एक पहाड़ पर चढ़ा और वहां से भी मैं केवल इसका एक भाग ही देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से इसलिए भी नहीं देख पाया क्योंकि ये कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। लेकिन जितना भी मैंने देखा, ये मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ, बहुत ही सुंदर, जिसमें कई पेड़, कई बगीचे हैं, घरों के बगीचों में और पानी की कई नदियां जो इसमें आती हैं, कई जगहों पर झीलें हैं। राजा के महल के पास ही खजूर के पेड़ों का बगीचा है और कई फल देने वाले पेड़ हैं। डोमिंगो पेज ने राजा कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाए गए जलाशय का भी विवरण दिया है। अब्दुल रज्जाक ने इनकी किलेबंदी और सड़कों के बारे में काफी विवरण लिख छोड़ा है। इस तरह से ये विदेश यात्रियों के वृत्तांत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। अब अगर हम हम्पी की खोज की बात करें तो यहां पर आप एक चित्र देख रहे हैं। ये कॉलिन मैकेंजी का चित्र है। 1754 में जन्मे कॉलिन मैकेंजी एक इंजीनियर, सर्वेक्षक, मानचित्रकार और पुराविद थे। 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल बने और 1821 में अपनी मृत्यु तक इसी पद पर बने रहे, यानी सर्वेयर जनरल ही बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और अंग्रेजी प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने भारतीय इतिहास से संबंधित स्थानीय यानी लोकल परंपराओं का संकलन यानी कंपाइलेशन किया और ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण यानी सर्वे करना चालू किया। इस चित्र में कॉलिन मैकेंजी के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में दूरबीन पकड़े उनका चपरासी और दाईं यानी राइट साइड में उनका ब्राह्मण सहायक है। एक जैन पंडित दाईं ओर और उनके पीछे तेलुगु ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं। 1800 ईस्वी में
कॉलिन मैकेंजी हम्पी के भग्नावशेषों यानी जो बचे हुए अवशेष थे टूटे फूटे महल के, मकानों के, तो उन भग्नावशेषों को कॉलिन मैकेंजी प्रकाश में लाए और इस जगह का यानी हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के मंदिर के पुरोहितों से इस साम्राज्य के बारे में उनकी स्मृति यानी मेमोरी पर आधारित जानकारी हासिल की। सन 1856 में कॉलिन मैकेंजी के निर्देशन में ही अलेक्जेंडर ग्रेनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत यानी डिटेल चित्र लिए और इन छायाचित्रों का संकलन यानी कंपाइलेशन किया गया। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के कई मंदिरों से कई दर्जन अभिलेख इकट्ठे किए। 1876 में मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का J.F. फ्लीट ने प्रलेखन चालू किया यानी डॉक्यूमेंटेशन चालू किया। 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण का काम शुरू होता है और 1986 में हम्पी को यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया। इन सारे स्रोतों के साथ साथ विदेश यात्रियों के वृत्तांत और क्षेत्रीय यानी लोकल भाषाओं में लिखे साहित्य जैसे कन्नड़, तेलुगु, तो इन सब का मिलान करके इसके इतिहास का निर्माण किया गया है। अभी तक हमने बात की विजयनगर की जानकारी के स्रोत के तौर पर फोटोग्राफ्स, नक्शे, संरचनाओं के रेखाचित्र, मूर्तियां, भग्नावशेष, कॉलिन मैकेंजी के योगदान, विदेश यात्रियों के वृत्तांत और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे साहित्य के बारे में। अब 1980 के दशक से भौतिक अवशेषों के बहुत बारीकी से यानी सूक्ष्मता से प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंटेशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत होती है और इस काम को पूरा होने में लगभग 20 साल लगे, जिसमें पूरी दुनिया के दर्जनों विद्वानों ने इसकी जानकारी को इकट्ठा किया, उसको संरक्षित किया। तो चलिए इस गहन प्रक्रिया के एक हिस्से को हम बारीकी से देखते हैं। क्या है वो गहन प्रक्रिया? वो है मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया। इस मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया के पहले चरण में पूरे क्षेत्र को 25 वर्गाकार यानी स्क्वायर भागों में बांटा गया। आप यहां पर इस चित्र में देख सकते हैं कि हर वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया, यानी उसको एक एक नाम दे दिया गया। क्या दिया? A, B, C, D, E, F, इस तरह से Z तक। अब उसके बाद इन वर्गों को जो 25 छोटे वर्गों में बांटा गया, तो इन छोटे वर्गों को फिर छोटे वर्गों के समूह में बांटा गया और इस सारे काम को बहुत ही मेहनत से किया गया। इसमें हजारों संरचनाओं के अंशों जैसे छोटे मंदिर, घर से लेके बड़े मंदिरों तक दोबारा उनको उजागर किया गया, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया गया। उदाहरण के लिए यहाँ ध्यान से आप ऐसे ही इंगित n वर्ग को जरा ध्यान से देखें। चलिए इस n वर्ग को हम जरा जूम करके देखते हैं। यहाँ इस n को दोबारा छोटी इकाइयों में बांटा गया है और ऐसा हर एक के संग किया गया, A के संग भी, B के संग भी, C के संग भी, D के संग भी। हम उदाहरण के लिए n को देख रहे हैं। अब इस n को जब छोटे वर्गों में बांटा गया तो इसे इंगित किया गया Na, Nb, Nc, Nd, इस तरह से Nz तक। अब इन छोटे वर्गों को यानी Na, Nb, Nc, Nd, Nz तक इन छोटे वर्गों को फिर छोटी इकाइयों में बांटा गया। तो चलिए हम जरा Nm को जूम करके देखते हैं। जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इस तरह के गहन कार्य के बाद बहुत मेहनत से सड़कों, रास्तों, बाजारों के अवशेषों को दोबारा प्राप्त किया जा सका। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ आधारों और मंच के माध्यम से की गई, क्योंकि एक समय जो बाजार जिंदा थे उनका अब बस यही कुछ बचा था। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचनाएं ही बच गई हैं, क्योंकि स्वाभाविक है भारतीय जो मौसम है, जो जलवायु है, उसमें लकड़ी की संरचनाएं अब तक बचना भी मुश्किल थी। तो जो पत्थर की संरचनाएं बच गई हैं
और उसके साथ साथ यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण हैं, उस समय के जीवन के कुछ आयामों को दोबारा जीवंत करने में मदद करते हैं। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल और एम एस नागराज राव, जिन्होंने यहाँ पर कई सालों तक काम किया, उन्होंने लिखा है कि विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की चीजें जैसे स्तंभ यानी खंबे, टेक, धरन, अंदरूनी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग और मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और शायद चटकीले रंगों से चित्रित थे। इस सब इतिहास को जीवंत करने में सहायक होते हैं यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरण। जैसे पेज, जो कि पुर्तगाली यात्री था, उसने बाजार का, विजयनगर के बाजार का बहुत ही जीवंत विवरण दिया है, जिसमें वो कहता है कि आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली मिलती है। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और इस गली में आप सभी तरह के हीरे, पन्ने, मोती, मणि, कपड़े, यानी इस धरती पर होने वाली हर चीज जिसे आप खरीदना चाहेंगे वो इस गली में मिल जाती है। हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहां से कई सामान्य घोड़े, टट्टू, नींबू, संतरे, अंगूर, बगीचे में उगने वाली हर तरह की चीज और लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर चीज पा सकते हैं। सामान्य रूप से पेस शहर का वर्णन दुनिया के सबसे अच्छे भरे पूरे अमीर शहर के रूप में करता है, जहां का बाजार चावल, गेहूं, अनाज, मकई, जौ, सेब, मूंग, दालें, काला चना जैसी खाने पीने की चीजों से भरे हुए हैं और उस पर यह सारा सामान बहुत ही सस्ते दामों पर और बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। वहीं दूसरी तरफ फर्नाओ न्यूनेस, वो भी पुर्तगाल से आया था, 16वीं शताब्दी में आया था। वो विजयनगर के बाजार के बारे में कहता है कि फल, अंगूर, संतरा, नींबू, अनार, कटहल, आम से बाजार भरा रहता है और सभी बहुत सस्ता है। वो कहता है कि बाजार में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता है, जैसे भेड़, बकरी का मांस, मोर का मांस, तीतर का मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर, सभी तरह के पक्षी, चिड़िया, चूहे, बिल्ली, छिपकली विजयनगर के बाजार में बिकती है। इस तरह से सभी सूचनाओं को जोड़कर विजयनगर साम्राज्य के इतिहास का निर्माण किया गया है। आज की हमारी चर्चा में हमने बात की विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति की, जो कि तुंगभद्रा कृष्णा द्वीप और ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। साथ ही साथ हमने बात की हम्पी की खोज और खोज में कॉलिन मैकेंजी के योगदान पर, जैसा कि आप यहाँ माइंड मैप में भी देख सकते हैं। इस साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों में हमने चर्चा की भग्नावशेषों की, यानी जो पुराने अवशेष मिले हैं मकानों के, मंदिरों के भग्नावशेषों की हमने बात की, विदेशी यात्रियों के विवरणों की बात की, साहित्य की, अभिलेख और पुरातात्विक खोजों के योगदान की। इसके साथ ही साथ हमने चर्चा की विजयनगर में महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन और इसके संरक्षण के लिए 1980 में शुरू हुए प्रोजेक्ट के बारे में। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे विजयनगर की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था और साथ ही साथ उसकी जल संपदा और किलेबंदी और सड़कों के बारे में डिटेल में। धन्यवाद।